हाँ। माफी चाहता हूँ दोस्तों, आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके बीच 1 घंटा लेट आया हूँ। आ जाए, जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, अब्दुल्ला सकीर जी नमस्कार। असल में विक्की गुप्ता जी को भी नमस्कार। शशिकांत मिश्रा जी को भी नमस्कार। अर्जुन कुमार जी को नमस्कार। दोस्तों, आज पीछे से सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं लेट हो गया। वैसे जो मेरा टाइम है वो जनरली 8 बजे होता है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आज मैंने ये सोचा कि लाइव मैं घर से ही आऊं, चैम्बर ना आऊं, बट वहाँ पीछे से सर्विस प्रोवाइडर में प्रॉब्लम होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आई। तो आप लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अब मैं शुरू करता हूँ, आज टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत सारी बातें निपटाना है। आज की समस्या हम उसमें बात करेंगे रीगा विधानसभा, बेलसंड विधानसभा, कुछ चकिया की भी बातें, चकिया बोल रहा हूँ मैं, पताही की बातें, और कुछ बातें होगी केसरिया की, और शिवर का तो रहेगा ही। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग जुड़ जाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। सबसे पहले मैं एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आज 1 घंटा लेट हुआ। वैसे जो मेरा समय होता है वो 8 बजे का होता है, और आगे भी 8 बजे ही होगा। प्रत्येक संडे, प्रत्येक रविवार रात को 8 बजे मैं आपके बीच लाइव होता हूं दोस्तों, और यही होगा। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, मैं आज फिर शुरू करता हूँ। सतीश जी को नमस्कार, राहुल राज जी को नमस्कार, अर्जुन जी को नमस्कार, और भी दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। हम शुरू करते हैं। पहला जो है, हम रीगा से शुरू करते हैं। दोस्तों, रीगा विधानसभा के जो लोग हैं, आपको बताया था रीगा में 3 ब्लॉक हैं, सुप्पी है, आपका बर्गेनिया है, और तीसरा जो है रीगा है। इसकी जो मूल समस्या है, मैंने देखा है, आपको वो सबसे पहले मैं बताऊं कि बेगिया का पुल अभी तक निर्माण नहीं हुआ। बेगिया के पुल ना निर्माण होने की वजह से इसका जो जुड़ाव है, इसकी कनेक्टिविटी पश्चिमी चंपारण, सॉरी, पूर्वी चंपारण में नहीं हो पाया। इसकी कनेक्टिविटी मोतिहारी से नहीं है। और आपको बताऊं, सीतामढ़ी जिला का ये एक क्षेत्र होने के नाते इसका जुड़ाव सीतामढ़ी से सिर्फ जो अच्छे तरह से जुड़ाव है वो रेलवे की वजह से है। सड़क की जो व्यवस्था, कुव्यवस्था, वो सब आपके सामने है। बरसात ने तो आपको पता है जितनी भी विकास है उसकी पोल खोल के रख दी है। नीतीश कुमार का 15 साल का विकास आप सबके सामने नजर आ रहा है। इस बारिश ने इनके विकास का, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मुझे तो ये कीचड़ पुरुष के नाम से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कीचड़ ही कीचड़ है चारों तरफ। अब इसमें क्या पता कौन कमल खिला ले। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, चारों ही तरफ कीचड़ ही कीचड़, चाहे वो बर्गनिया हो, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे आपका शिवहर हो, चाहे बेलसंड हो, कोई भी एरिया आप देखिए, कोई भी सड़क देखिए, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा लगता है धन रोपनी का समय आ गया, धान रोपने की व्यवस्था हो रही है, कीचड़ और पानी, कीचड़ और पानी। कोई भी सड़क इतनी अच्छी व्यवस्था में नहीं है, इतनी कि आप टू व्हीलर से या साइकिल से भी उसको आसानी से पार कर सके। तो बेगिया पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है, जिससे बर्गिनिया की कनेक्टिविटी, या रीगा विधानसभा बर्गिनिया की कनेक्टिविटी पूर्वी चंपारण से नहीं हो पा रही है। और रीगा की जो मुख्य समस्या है, मैं पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूं, वो है चीनी मिल की समस्या। रीगा चीनी मिल में आपको पता है 50,000 किसानों का 110 करोड़ रुपया बकाया है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। रीगा चीनी मिल बंद होने के कगार पे है। रीगा चीनी मिल के व्यवस्थापक ने 40 करोड़ रुपए का अनुदान राशि मांगा था, एक सहायता राशि हमारे विकास पुरुष से, नीतीश कुमार जी से, बट उन्होंने देने से मना कर दिया। अब ये रीगा में चीनी मिल बंद होने के कगार पे है। रीगा विधानसभा में भी आप देखिए, भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक रूप में मौजूद है। इस भ्रष्टाचार की इतनी ज्यादा समस्या है, भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा है रीगा में, कि वहां भी आप देखेंगे हर चीज में
30%, 40% कमीशन। डीएम भी लेते हैं वहाँ कमीशन। डीएम तो आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 38 जिला के जितने भी डीएम हैं सारे के सारे चोर हैं। मुझे तो अभी तक कोई डीएम ऐसा बिहार में नजर नहीं आया। जहां भी ये देखता हूँ 30-40% का कमीशन का जो सिस्टम चल रहा है, जितने भी पंचायती राज व्यवस्था में जो अनुदान राशि आता है उसमें 30 से 40% कमीशन शेयर होता है, लोग बाग लेते हैं। तो ये तो हर जगह की व्यवस्था है। ये इंदिरा आवास योजना जो है रीगा में, वो भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। रीगा में भी इंदिरा आवास योजना सही तरीके से नहीं है। और दूसरी भी, आप जल जीवन हरियाली की भी बात करें, नल जल योजना की बात करें, तो कोई भी योजना रीगा में व्यवस्थित तरीके से नहीं है। अनियमितता बहुत ज्यादा है। अब आपको पता है कि वहाँ पंचायत सचिव जो है वो भी वहाँ कमीशन लेते हैं, 10% कमीशन लेके नल जल योजना में एमबी देते हैं। एमबी नहीं देने के कारण आपको अभी तक जो IMIS पोर्टल है उस पर वो चढ़ नहीं पाया है। तो रीगा में भी ऑलमोस्ट वही समस्या है जो समस्या हमारे शिवहर में है। अब आइए हम एक बात करें बेलसंड की। बेलसंड में अच्छा, रीगा की एक बात और हम आपसे कर लेते हैं कि रीगा के विधायक भी अच्छे नहीं है। आप रीगा के विधायक अगर अच्छे होते हैं, बहुत छोटी सी जगह है, 4.5 लाख आबादी है रीगा की, और 4.5 लाख आबादी का मतलब होता है 1 लाख परिवार। 1 लाख परिवार को आप उत्तम व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आपकी निष्क्रियता, आपकी जो अपना सेल्फ अपने आप को बढ़ाने की जो व्यवस्था है। अमित कुमार टुन्ना जी है वहां से विधायक, क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका भी, 2-3 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अभी मैंने इनका रिकॉर्ड देखा था, पैसे की अथाह संपत्ति है इनके पास, अमित कुमार टुन्ना जी के पास। तो अमित कुमार टुन्ना जी अपनी व्यवस्था ही सिर्फ सोच रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और यही वजह है कि रीगा इतना पिछड़ा हुआ है। नहीं तो रीगा में आप ऑलमोस्ट ललबेगिया पुल का काम जो इतने दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, इसको आप चाहते तो पूरा हो सकता था। अब आइए हम बेलसंड विधानसभा की बात करें। बेलसंड में अभी भी कोलसो मोतनाजे पुल की जो है वो निर्माण नहीं हो पाया। अभी उनके कुछ दलाल, विधायक जी के दलाल चर्चा कर रहे थे कि इसका DPR बन गया है। मैं तो कहता हूँ उस दलाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, DPR का फुल फॉर्म भी आपको पता है? DPR का फुल फॉर्म होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप DPR का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो सबसे पहले DPR की कॉपी हम मुझे शेयर कीजिए। मेरा DPR मैं व्हाट्सएप नंबर आपको देता हूँ, मेरा एक ही नंबर है 9711771000। व्यवस्था तो ये है कि कुछ दलाल जो एक्टिव हैं, जो विधायक के, वो काम कर रहे हैं। विधायक जी को खुद ही नहीं पता होता है। विधायक जी तो सीतामढ़ी में आलीशान मकान में रहते हैं। विधायक जी राणा रणधीर सिंह चौहान, शायद उनका नाम राणा रणधीर, सुनीता चौहान है जो आपके विधायक है। विधायक तो आलीशान मकान में सीतामढ़ी में रहते हैं। उनको क्या दिक्कत? दिक्कत तो उनको आती है। अभी एक खबर आ रही है, मुंशी चौक से वृंदावन बाजार तक का जो सड़क है चलने लायक नहीं है, पैदल नहीं चल सकते। मुंशी चौक से कतरवा तक का जो सड़क है वो बिल्कुल ही पैदल चलने के लायक नहीं है। तो आखिर कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आप नहीं है तो कौन है? आप कहते हैं कि विधायक हूं मैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, अगले 5 साल में काम कर लूंगा। अरे 15 साल में तो आपने किया नहीं, तो कौन गारंटी लेगा? क्या आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि 5 साल में मैं कर दूंगा? ये तो सिर्फ यही है कि एक बार विधायकी जीतने का आपका नुस्खा है। 2-4 दलालों का पेट भरते हैं, 2-4 दलाल पैसा अकूत संपत्ति का मालिक हो चुका है, मैं उनको भी छोड़ूंगा नहीं। मैं उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी अकूत संपत्ति का जांच कराऊंगा। अभी तो ये कोर्ट बंद है जिसकी वजह से मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। ये आते हैं, लाइव पे शोर मचाते हैं और चले जाते हैं। आखिर होगा क्या? होगा सब कुछ, होगा सब कुछ। एक बार आप कोर्ट खोलने दें। अभी RTI भी लगाया है मैंने कई जगह पे, तो आपको बताया, उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो विधायक, मेरे कहने का मतलब, विधायक जी जो सुनीता चौहान जी हैं, उनकी प्रॉपर्टी तो कई गुना बढ़ गया इस 15 सालों में। लेकिन जो सड़क है वो वहीं का वहीं है। कोलसो मतनाजे पुल का निर्माण नहीं हुआ। आपको पता है इसकी महत्व क्या है कोलसो मतनाजे पुल की? अगर कोलसो मतनाजे पुल बन जाए तो तरियानी जो है वो जुड़ जाए सीतामढ़ी से, तरियानी बेलसंड से जुड़े और फिर सीतामढ़ी से जुड़े। इससे क्या होगा? इसका विकास का रफ्तार तेज हो जाएगा, लोगों को सुविधा हो जाएगी। जो यहाँ के लोग हैं, जो तरियानी के लोग हैं, आज सीतामढ़ी जाना चाहते हैं या सीतामढ़ी में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें घूम के जाना पड़ता है शिवहर होके। ये कोलसो मतनाजे पुल की महत्व को समझिए। जैसे रीगा में बेगिया पुल का महत्व है,
वैसे ही कोलसो मतनाजे पुल का बेलसांड विधानसभा में बहुत महत्व है। आप इस महत्व को कम समझेंगे विधायक जी, 15 साल हो गया और 15 साल में आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दलाल जो अपने सिर्फ फायदे के लिए बैठे हुए हैं, विधायक की चाटुकारिता करते हैं और अपना फायदा उठाते हैं, जनता की सारी हक को मार लेते हैं, हर चीज में कमीशन फिक्स है, अपने ही जान पहचान के लोगों को ठेकेदारी मिलता है और इस तरह की प्रक्रिया चल रहा है बेलसंड विधानसभा में। इसको बदलने की जरूरत है, ये आपकी जागीर नहीं है। पहली बात तो ये कि सुनीता चौहान जी, आप बेलसंड की धरती की रहने वाली नहीं है, आप तो सहरसा या सहरसा से आई हुई हैं। तो मैं तो ये कहता हूं बार बार बेलसंड विधानसभा के लोगों को, जितने भी बेलसंड विधानसभा वासी हैं, मैं उनको अपील करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि क्या बेलसंड विधानसभा में इतनी और इसकी जमीन में इतनी ताकत नहीं रह गई कि खुद का अपना नेता पैदा कर सके, खुद का अपना विधायक पैदा कर सके? मैं कहता हूं ये है, आपके अंदर है ये शक्ति, बेलसंड विधानसभा के अंदर ये शक्ति है कि वहां का कोई पुत्र, वहां का धरती पुत्र कोई वहां का विधायक बने। लेकिन बनेगा तभी जब ये कुछ चाटुकार लोग आपके बीच से गायब हो जाएं। आप इन पर विश्वास ना करें, इनको हमेशा शक के घेरे में रखें। ये आपका फायदा नहीं करते हैं, ये दलाल लोग सिर्फ उनसे जुड़े हुए हैं विधायक से अपने फायदे के लिए, सिर्फ ठेकेदारी के लिए, और इन लोगों से आपको दूरी बनाने की जरूरत है। जब तक आप इन चाटुकार और दलालों के बीच में फंसे रहेंगे, आपका विकास संभव नहीं है। आपको आवाज उठाने की जरूरत है। आपका डीएम चोर है, आपके विधायक चोर हैं। जब तक इनको आप सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक इनके खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे, और आपको विश्वास करना होगा कि आपकी धरती में भी एक नेता और विधायक और एक सांसद पैदा करने की क्षमता है। आप जब तक इसमें विश्वास नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह बाहरी लोग आएंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे और अपना फायदा करके चलते बनेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं लाइव आता हूं सिर्फ आपको जगाने के लिए। मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार चाहता हूं इन क्षेत्रों में। मैंने आपको बार बार कहा, मैं सिर्फ पूरे बिहार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुहिम चला रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक इस मुहिम को जारी रखूंगा, और तब तक जारी रखूंगा जब तक ये भ्रष्टाचार और राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधार ना हो जाए, सामाजिक सुधार ना हो जाए। मैं इसी बात के लिए हमेशा प्रयासरत हूं। आपको बता दूं, मेरा घर से चैम्बर 25-30 किलोमीटर दूरी पे है, और अभी सर्विस प्रोवाइडर की कमी में कुछ प्रॉब्लम, फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से मेरे यहाँ वाईफाई काम करना बंद कर दिया। फिर भी क्योंकि मुझे आपके बीच आना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इतनी दूरी ट्रेवल करके अपने चैम्बर आया हूं और चैम्बर से लाइव हूं। दोस्तों, थोड़ा देर आया हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये जो जज्बा है मुझे आपसे जुड़ने के लिए, आपको जगाने के लिए, ये मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि कितना जज्बा रखता हूं मैं, कितना जज्बाती हूं मैं, कि आधे 40-45 मिनट का सफर पार करके 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपसे जुड़ने के लिए आया हूं दोस्तों। तो आप मेरे इस मेहनत को समझिए, मेरे इस जज्बा को समझिए, आप जगिए और जगाइए। मैं तो कुछ लोगों को जगा रहा हूं, कुछ आप जगाइए। इस तरह से ये कारवां, मैं अकेला ही चला था, लेकिन आज कारवां इतना बड़ा हो गया दोस्तों, इतना मजा आता है आप लोगों को। बहुत हमारे पास सूचनाएं आती हैं जिसमें ये साफ साफ पता लगता है कि इस तरह की के सुधार और जागरूकता हमारे समाज में पैदा हो गया। आज हर बात के लिए लोग आवाज उठाते हैं। मैं यही चाहता हूं बेलसंड विधानसभा में इन दलालों के मुंह पे आपके चपेट लगे, आप जगे और आप बताएं कि आप तुम्हारी दलालगिरी नहीं चलेगी। अब जनता जाग चुकी है और जनता को काम करके दिखाना होगा। बेलसंड विधानसभा के विधायक बिल्कुल ही नालायक हैं, इनको बदलने की जरूरत है। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। ये सड़क और ये व्यवस्था आपको साफ साफ बताती है कि आपका विधायक, आपके बेलसंड विधानसभा का विधायक कितना नालायक है। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, बेलसंड विधानसभा में भी इंदिरा आवास योजना 5 साल से बटा ही नहीं, तो कहां गया? और आप देखेंगे, अगर आप आरटीआई लगाएं तो आप देखेंगे कि वहां हुआ ही नहीं है। लेकिन कई लोगों के नाम पर इंदिरा आवास योजना की राशि उठ गई होगी और लोग खा गए होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था, शौचालय की भी व्यवस्था मैं यही देख रहा हूँ, ओडीएफ करा दिया लोगों ने, शौचालय के नाम पर पैसे 12-12 हजार रुपया प्रति व्यक्ति के नाम से उठ गया। जिसको कुछ लोगों को मिला तो उसमें 3,000 कमीशन, नहीं मिला वो 12,000 रुपया किसी और के नाम पे उठ के कहीं और चला गया। तो दोस्तों, मैं रीगा विधानसभा के क्षेत्र वासियों से और बेलसंड विधानसभा के क्षेत्र वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आपको अपने व्यवस्था की बदलने की जरूरत है और आपको जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप जागेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि आपका बेलसंड विधानसभा, जो कि आज पिछड़ा हुआ है, कीचड़, पानी, इसमें जीने को मजबूर है,
और कीचड़ पानी से सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर तो पैदा होता ही है, आप उसमें चलने को मजबूर है। अगर आपका 2 मेहमान कहीं से आ जाता है तो 10 बार गाली सुना के जाता है कि पता नहीं कैसे क्षेत्र में हमारा आना जाना आज हो गया, या रिश्तेदारी हमने कैसे क्षेत्र में कर लिया। बेलसंड विधानसभा आज से नहीं, मैं जब बच्चा था छोटा, आज से 35 साल 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब से वही स्थिति और आज भी वही स्थिति है। तो बेलसंड विधानसभा में कोई सुधार नहीं हुआ है दोस्तों, और 15 साल से तो आपकी सुनीता चौहान विधायक हैं, तो फिर उन्होंने सुधार क्यों नहीं किया? उनकी राशि आज उनकी अपनी राशि 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, लगभग करोड़ के ऊपर उनका अपना एसेट बन चुका है। तो आखिर कैसे हुआ? ये सब कैसे हो रहा है? अपनी वैल्यू तो आप बढ़ा रहे हैं और दूसरे की नहीं, जनता वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। क्या वजह है इसकी? आक्रमण्यता, निष्क्रियता। आप नहीं चाहते कि क्षेत्र में कोई विकास हो, तो इनको बदलने की जरूरत है दोस्तों। मैं आपको कहता हूं, बदलिए इस व्यवस्था को, और जब तक आप इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, आप इसी तरह की जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे। मैं आपको, ये तो बात हुई राजनीतिक सुधार की। सामाजिक सुधार में मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, हर क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं, जात पात से ऊपर उठिए, विकास के नाम पर एकजुट होइए। जात पात जब तक रखेंगे, जब तक भेदभाव रहेगा, तब तक आपका विकास के नाम पर काम नहीं होगा। और जात पात में ही उलझा के इन्होंने आज तक राजनीति किया। पिछला 15 साल लालू राज और अभी नीतीश कुमार, जात पात में उलझा के इन्होंने राजनीति किया। तो जब तक जात पात की राजनीति होगी, तब तक, जब तक ये भेदभाव रहेगा, तब तक ऐसे ही व्यवस्था चलती रहेगी। ये सामाजिक सुधार की जरूरत है, और शैक्षणिक सुधार की भी जरूरत है। शिक्षा मित्र से काम नहीं चलने वाला। शिक्षा मित्र में इतनी योग्यता नहीं है। अभी पीछे रिसर्च आ रहा था, शिक्षा मित्र जो भी हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास कई जाली सर्टिफिकेट है, और वो जाली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके उन्होंने किसी तरह नौकरी पा लिया। शिक्षा मित्र के जितने भी शिक्षक हैं, 90% शिक्षक अयोग्य हैं, वो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है, फिर भी उन्हें शिक्षक बना दिया गया है। तो शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। और दोस्तों, ये सामाजिक स्तर पर भी मैं आपको बार बार अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, हर हाल में पढ़ाएं, चाहे उसके लिए जमीन बेचना पड़े, चाहे खुद को बेचना पड़े। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं, जब तक आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा। वो अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस करेगा, पिछड़ा महसूस करेगा। शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है, और उसकी पूर्ति करना हम बड़े लोगों का फर्ज है, और जो राजनीति में है, नेतागण हैं, उनका भी ये फर्ज है। मैं दोस्तों ये बार बार देखता हूं, कुछ राजनीति करने वाले लोग अपने राजनीतिक दल के फायदे के लिए तो बड़े बड़े आंदोलन में उतर आते हैं, लेकिन किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार की बात हो या भ्रष्टाचार को हटाने की बात हो, मैंने किसी राजनीतिक दल को आवाज उठाते हुए नहीं देखा। आज भी मैंने शिवर में देखा है, कुछ लोग राजनीतिक दल के फायदे के लिए आंदोलन कर रहे थे। पीछे भी हुआ, वर्चुअल रैली हुआ, कुछ पार्टी ने वर्चुअल रैली किया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये सारे रैली और सारे आंदोलन आप राजनीतिक दल के लिए बड़ी मेहनत से और शिद्दत से करते हैं। मैं कहता हूं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और शिद्दत आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, जितने भी भ्रष्टाचारी कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो आपके पैरों के नीचे होंगे और भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो दिन, जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बिहार में विकास को कोई रोक नहीं सकता। आज भी बिहार में विकास का नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जड़ जमा चुकी है, और इसका दूसरा पहलू हम यूं कह सकते हैं, समाज में शिक्षा की कमी और लोगों में जागरूकता का अभाव, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। शिक्षा की कमी है। 51%, 55% ओनली। विकास जी को नमस्कार, अवनीश कुमार जी को नमस्कार, राजकुमार गुप्ता जी को नमस्कार, अमरेंद्र यादव को नमस्कार, और भी भाई बंधु जो जुड़े हैं, जिनको मैं नमस्कार नहीं कर पाया, उन सबको नमस्कार। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा पहलू समाज है। समाज में अनविज्ञता है, अनअवेयरनेस है, जिसके कारण लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती। आपको एक बात बताऊंगा तो बहुत आश्चर्य होगा कि जो भी डीएम आता है शिवहर में, वो उसका स्टेटमेंट यही होता है, सिर्फ एक और एक स्टेटमेंट, वो ये होता है कि शिवहर के लोग जो हैं बेवकूफ होते हैं, इन्हें कुछ भी, इनके साथ कुछ भी कर दो, इन्हें पता ही नहीं चलता। तो ये जो धारणा है प्रशासनिक अधिकारी के बीच में, ये अरशद अजीज का स्टेटमेंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अरशद अजीज ने ये स्टेटमेंट बोला हुआ था, और कई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये स्टेटमेंट बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको इस धारणा को बदलने की जरूरत है, और ये धारणा तभी बदलेगा जब आप शिक्षित होंगे, एकजुट होंगे और इसके लिए आवाज उठाएंगे। दोस्तों, ये बात मैं आपको कहता हूं कि
बाहरी बाहरी से आप बचे जरूर। बाहरी जो भी होगा, चाहे वो किसी भी दल से खड़ा होने वाला हो, वो आपका फायदा कभी नहीं करेगा। वो आपका फायदा कभी कर ही नहीं सकता। अपना फायदा करेगा और चला जाएगा। इसका एक उदाहरण रमा देवी है, जो सांसद है अभी फिलहाल, आप देख ही रहे हैं। 15 सालों में रमा देवी ने क्या विकास किया है? कुछ भी नहीं। और आगे भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इनसे उम्मीद मत कीजिए। रमा देवी ने जबरदस्ती घाल मिल करके, रमा देवी ने घाल मिल करके शिवहर को ओडीएफ घोषित किया था, सिर्फ एक पुरस्कार पाने के लिए, जिसकी चर्चा मैं अपने पोस्ट पे पहले भी कर चुका हूं दोस्तों। यही मैं कहना चाहता हूं, ये भी बाहरी हैं। शिवहर का विकास इन्होंने आज 11-12 सालों में नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि आगे करेंगे विकास? नहीं करेंगी, क्योंकि ये बाहरी हैं। बाहरी से आपको बचना बहुत जरूरी है। बेलसंड विधानसभा की जो विधायक हैं वो भी बाहरी हैं। आज क्या किया उन्होंने? बेलसंड विधानसभा जो आज 40 साल पहले जहां था, आज भी वही है। विकास के नाम पर बेलसंड विधानसभा में कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने और अपने आप को उठाने का काम किया है, और आगे भी ये अपना जेब भरने और अपने आप को उठाने, अपने आप अपना नाम कमाने का काम करके रहेंगी। इसलिए ऐसे लोगों से बचना और ऐसे लोगों से सावधानी बरतना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब मैं आप शिवहर जिला की तरफ रुख करता हूं। शिवहर जिला, अब क्या बताऊं आपको शिवहर जिला की स्थिति। शिवहर जिला में तो आपने बाढ़ की स्थिति, अभी तो बाढ़ शुरू भी नहीं हुआ, और शिवहर जिला में जब आप देखेंगे तो शिवहर नगर की बात करता हूं मैं। कितना भ्रष्टाचारी आपका नगर पंचायत अध्यक्ष, और कितना भ्रष्टाचारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत है, और कितना उतना ही भ्रष्टाचारी डीएम है, जिसकी वजह से आप, ऐसी कोई भी सड़क नहीं है शिवहर नगर की जो चलने लायक हो। नगर की शहर चलने लायक नहीं है। आप क्या उम्मीद करते हैं गांव की सड़कें चलने लायक होगी? कहीं भी गांव की कोई भी सड़क चलने लायक नहीं है। सब में नारकीय स्थिति है, सब में ऐसी जर्जर स्थिति हो गई है सड़कों की। मैं आपको बार बार दिखाता हूं, इसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। अभी भी चमनपुर से आपको मैंने एक फोटो डाला था, बनने के महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सड़कें बह जाती है, सड़कें खत्म हो जाती है। कारण क्या है? इसके लिए दोषी ठेकेदार नहीं है। आप मूल रूप से ठेकेदार को सिर्फ दोषी नहीं साबित कर सकते। इसमें पूरा सिस्टम मिला हुआ है। डीएम मिला हुआ है, डीडीसी मिला हुआ है, बीडीओ मिला हुआ है, सर्कल ऑफिसर मिला हुआ है, ठेकेदार मिला हुआ है, और सबको पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ये सब मिले हुए हैं। सब मिल बांट के खा जाते हैं, और आपको क्या मिलता है? आपको कुछ नहीं मिलता। आपको बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया जाता है। बाबा जी का ठुल्लू, वो मैं क्यों कह रहा हूं, कई फोटो को आप देखें, मेरे पोस्ट पे आप फोटो देखेंगे, सड़कें बनी 2 से 3 महीना में सड़कें बह जाती हैं। पीयू ब्लॉक्स का यूज किया गया, पेविंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं उसको। वो पेविंग ब्लॉक्स, मिट्टी बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर पेविंग ब्लॉक्स रख दिया जाता है। थोड़े दिन के बाद पेविंग ब्लॉक्स, जब बारिश होते ही पेविंग ब्लॉक्स बह जाता है, पेविंग, वो मिट्टी बह जाता है, पेविंग ब्लॉक्स इधर उधर हो जाता है। चमनपुर की हमने कब, अब मूल रूप से आप मुखिया को दोषी नहीं ठहरा सकते इसमें। ऐसा पूरा सिस्टम बना हुआ है, आपको पूर्ण सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सुमन जी को नमस्कार, मौसम मिश्रा जी को नमस्कार। बरगिनिया पे हमने चर्चा किया है, मौसम मिश्रा जी, आगे भी करता रहूंगा। मुकेश संस्कृत जी को नमस्कार, फूल बाबू को नमस्कार, राजकुमार गुप्ता जी को नमस्कार। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, शिवहर नगर की स्थिति बहुत ही दयनीय और नारकीय है। सारा पैसा खा जा रही है नगर पंचायत अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत, जिसका डीएम कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैंने आरटीआई लगाया दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे जैसे व्यक्ति से आरटीआई में मेल किया जाता है और मुझे ये बताया जाता है कि आपको आके खुद ही सर्वे करके जितने भी फोटोकॉपी चाहिए आप ले जाइए, 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से। मैंने फिर मेल में रिप्लाई भेजा, मैंने कहा नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसे प्रोवाइड किया जाए, पेन ड्राइव में या सीडी में। फिर मेल, मुझे दोबारा मेल रिप्लाई आता है, वो उसमें ये कहा जाता है कि लगभग 1 लाख पेज हैं और उसको देने में आपको 2 रुपए पर पेज के हिसाब से 2 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा। दोस्तों ये नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रशासनिक व्यवस्था है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो सूचना का अधिकार 2005 कानून है, उसकी धज्जियां उड़ा रही है नगर पंचायत, शिवहर नगर पंचायत। दोस्तों जब ये मेरे साथ हो सकता है तो मैं आज समझ सकता हूं कि आपको कितनी परेशानी होती होगी। और दोस्तों ये घबराने की बात नहीं है, मेरे पास तो सारे तरकीब है, आपको देना पड़ेगा, बगैर पैसे खर्च किए हुए मैं ले लूंगा, मुझे तरीका मालूम है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति को जब आप इतना परेशान कर सकते हैं, तो एक आम नागरिक जो सूचना के अधिकार के तहत आपके पास सूचना लेने के लिए पहुंचता होगा, तो उस पर आप कितना
जी, उस पर आप उसको आप कितना परेशान करते होंगे। रमेश कुमार जी का मैसेज आ रहा है कि आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, अमल नहीं होता। दोस्तों, अमल नहीं होता, ये बहुत पुरानी बीमारी है। अभी तो हम सिर्फ एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। नजीम अनवर जी को आदाब, तबरेज खान को अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आरोप नहीं लगाता, मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है। आप पहले सिस्टम को समझिए। मेरे पास रेमेडी है, मेरे पास उपाय है, मेरे पास तरीका है। मुझे मालूम है काम कैसे करना है। कुछ तो कोड बंद है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं आपको। मुझे तरीका मालूम है, मैं उस अपने मंजिल तक पहुंचूंगा। समय लगेगा, लेकिन ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये जख्म जो है नासूर में परिवर्तित हो गया है, और अब इस नासूर का इलाज मुझे करना है, तो समय तो लगेगा। दोस्तों, आप थोड़ा विश्वास रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। मैं व्यवस्था में परिवर्तन करके दिखा दूंगा आपको, और मुझे बहुत हद तक 20 से 25% तक परिवर्तन नजर आ रहा है। काम हो रहा है दोस्तों। अभी मैं एक मिर्जापुर धवाई से राजेश जी की चर्चा करना चाहूंगा। राजेश जी ने नल जल योजना में एक आरटीआई लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी आई थी। दोस्तों, मैंने उनको सुरक्षा दिलवाया, मैंने आवेदन दिलवाया कई जगहों पे। आवेदन के बाद वो सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले का रवैया देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बार बार संतोष जी को भी अपील करता हूं कि संतोष जी, सिर्फ आपके ईमानदार होने से पूरा सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। जैसे मैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो उसी तरह संतोष जी ईमानदार हो सकते हैं। दो चार कमियां हैं, लेकिन आपके नीचे जितने पदाधिकारी हैं उसकी ईमानदारी की गारंटी आप नहीं ले सकते। तो जो व्यवस्था है, अंदर परिवर्तन की जरूरत है। पुलिस वाले क्या करते हैं, जब भी आप कुछ आवेदन लेके जाएं तो सबसे पहला कमी कि वो रिसीविंग नहीं देते। मैंने आपको रिसीविंग का तरीका बताया हुआ है। रिसीविंग में मुहर लगवाना बहुत जरूरी है। बिना मुहर लगाए हुए रिसीविंग लेके आते हैं तो ये आपकी कमी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो आवेदन आपका फाड़ के फेंक दिया जाएगा। सिग्नेचर और मुहर दोनों जरूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मैं बार बार आपसे अपील करता हूं कि जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम हो, तो मैंने आपको कहा है मोबाइल ले जाएं और रिकॉर्डिंग करें। वो आपको मना करता है तो मुझे फोन करें, आपका आवेदन रिसीव होगा। दोस्तों, मैं अब ये कहना चाहता हूं कि पुलिस कोई भी आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता। ये एक अपराध है, इंडियन पेनल कोड में ये अपराध है, किसी को भी आवेदन देने से रोकना, आवेदन लेने से मना करना। मैं आपको बता देता हूँ, ये जानकारी आप नोट कर लीजिए। धारा संविधान आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 190 है, जिसके तहत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति आवेदन लेने से अगर आपको मना करता है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर करा सकते हैं। हालांकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी कानून में इसका प्रावधान है। 190 आईपीसी, धारा 190 आईपीसी याद रखिए। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, पुलिस वाले करते क्या है, आवेदन लेने के बाद आपको परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये कहते हैं कुछ गवाह आप मुझे दे दो। अरे, गवाह की जरूरत नहीं है। जब आपके पास रिकॉर्डिंग है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साक्ष्य है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो आपको गवाह की जरूरत नहीं है। यही बात लोग समझते नहीं है। अगर आपको डराने की कोशिश किया जाएगा कि गवाह दो, लेकिन आप गांठ बांध ले दोस्तों, आपको गवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, फिर से आप शेयर करें। मैं जो आज बात आपको बता रहा हूं, ये कानूनी बातें हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, उतना ही लोगों को जानकारी होगी। जी, मैं एनएच 104 पे भी चर्चा करूंगा गुप्ता जी। अभी मुझे थोड़ा समय दिया जाए, मैं दूसरे बात पे चर्चा कर रहा हूं। तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको समझना बहुत जरूरी है। धारा 190 से इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो आवेदन न ले या आवेदन देने से आपको मना करे या रुकावट पैदा करें, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अब पुलिस वाले आपको हरास करते हैं, गवाह के लिए तो गवाह की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो वो साक्ष्य अपने आप में संपूर्ण है किसी भी एफआईआर को करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आरटीआई में भी परेशान। मिर्जापुर दवाई से राजेश मिश्रा की बात कर चुका हूं। मेरे साथ भी आरटीआई में क्या परेशानी हुई मैंने आपको बताया। आरटीआई लगाने में मेरे 11 आरटीआई हैं, जिसमें सिर्फ एक का जवाब आया है। 10 आरटीआई अभी भी पेंडिंग है, और 3 आरटीआई का समय पूरा हो चुका है। उसका जवाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से नहीं मिला है, मुझे समाहरणालय से नहीं मिला है। मैं उसकी अपील की तैयारी कर चुका हूं, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, राज्य सूचना आयोग में मैं उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार बैठा हूं। अब शुरू कराऊंगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए मेरे हाथ पांव भी बंधे हुए हैं, और हर जगह बिहार में भी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, कोरोना बहुत ही डेंजरस बीमारी है। हालांकि मैं इसके बारे में मोर्टेलिटी रेट, जो इसमें मरने की जो संभावना है, वो 100 में 6 आदमी की या 7 आदमी की है। इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी
दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं सावधानी बरतें, कम से कम घर से निकलें, और इसी वजह से मैं भी कम से कम घर से निकल पा रहा हूं और पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों आज कई बातों पे और चर्चा करूंगा, जो मैं अब शुरू करता हूं। पहला है, आपको सरसौला सरसौला से एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। 10-12 दीवार निर्माण का काम हुआ। इसमें दो दो व्यक्ति शामिल हैं इस घोटाले में। एक तो आपके विधायक हैं सरफुद्दीन, मोहम्मद सरफुद्दीन, उस घोटाले में शामिल है। सरसौला में कब्रिस्तान के चारों तरफ दीवार का निर्माण किया गया था। उसमें घटिया ईंट इनके अपने ही, आपको पता है, अपनी चिमनी का होता है। बहुत ही घटिया क्वालिटी का ईंट का इस्तेमाल किया गया, जिसका पोस्ट मैं आपको डाल चुका हूं। और घटिया क्वालिटी का ईंट इस्तेमाल ये जो है एलईओ ऑफिस से काम कराया गया था, और विधायक के फंड से कराया गया था, जो 50 लाख का सेपरेट फंड आता है, उससे इसको कराया गया था। वो बनने के महज कुछ दिनों बाद, महीना भी नहीं पूरा हुआ, बनने के महज, निर्माण के महज कुछ दिनों के बाद ही वो दीवार गिर चुका है। कब्रिस्तान का दीवार गिर चुका है, और इसके लिए गांव के जो समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने एक लिखित आवेदन डीएम को दिया है इस पर जांच करने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं, मैंने उस लेटर को देखा था। उसमें देखिए क्या किया है डीएम ऑफिस से, सिर्फ सिग्नेचर मार के दे दिया है। डीएम ऑफिस में भी मोहर नहीं लगाया जाता है। मैंने भी कई बार फोन किया, मुझे पता लगा वहां जो बैठे हुए हैं कर्मचारी हैं, डीएम के नीचे जो कर्मी बैठे होते हैं, वो कह देते हैं हमारे पास मोहर ही नहीं आया, मोहर बनने गया है या मोहर बना ही नहीं है। तो ये झूठ बोलते हैं। आपको बताया, मैंने जब उन्हें वार्निंग दिया तो वो मोहर निकाल के लगाया उन्होंने। तो इसलिए दोस्तों इस बात पे कतई विश्वास ना करें कि वो मोहर नहीं है या मोहर बनने गया है। आपको मोहर लगवाना है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी विशेष समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ लिखित आवेदन दर्ज कराया है डीएम के यहाँ, वो उस पर मोहर जरूर लगवा लें, और कार्रवाई की 100% गारंटी मैं देता हूं, जरूर होगा। अब आइए मैं आपको एक चीज और बताऊं कि उसके साथ में जो सीढ़ी नुमा पोखरा बना था, तो उसमें भी घटिया बालू वही बागमती नदी वाला बालू का इस्तेमाल किया जाता है। सोन नदी वाला बालू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो महंगा पड़ता है और पैसे बचाने हैं इनको। तो वही भ्रष्टाचार, उसकी वजह से उसमें घटिया क्वालिटी के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, और वो दीवार गिर चुका है। पोखरा में भी जो सीढ़ी नुमा बनाया गया था चारों तरफ, उसी कब्रिस्तान के बगल में, वो भी आज गायब हो चुका है। तो दोस्तों ये स्थिति है, ये भ्रष्टाचार। इसमें विधायक भी आपके शामिल हैं, और मोहम्मद सरफुद्दीन शामिल है। और अब विधायक के बारे में आपको क्या बताना, इतने नालायक और इतना नकम्मा विधायक आज तक शिवहर के इतिहास में नहीं हुआ, और इनको भी बदलने की सख्त से सख्त जरूरत है। दोस्तों अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, जो एक हरनैया पंचायत है। हरनैया पंचायत में पवित्र नगर नाम की एक जगह है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सब हेल्थ सेंटर है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जो एक झोपड़ी में बोर्ड लगा के पवित्र नगर में छोड़ दिया गया है। अब बताइए, उस झोपड़ी में स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है हरनैया पंचायत में। हर जगह स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इतनी खराब है, ये सिविल सर्जन और डिप्टी सिविल सर्जन क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। डीएम तो अंधा है ही, डीएम के बड़ा इतना बड़ा चोर तो मैंने डीएम देखा ही नहीं आज तक। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा, आप डीएम सबसे बड़ा चोर, तो डीएम के खिलाफ आपको नाराजगी जताना बहुत जरूरी है। डीएम चोर है, डीएम चोर है, आप जरूर नारा लगाएं। जब तक ये नारा नहीं लगाएंगे, ये डीएम सुधरने वाला नहीं है। बहुत ही निकम्मा, और इसका दलाल लक्ष्मण पटेल, तो आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि सारे सिस्टम को बिगाड़ने वाला आदमी ये लक्ष्मण पटेल है। कोई भी डीएम आता है, आते लक्ष्मण पटेल बता देता है कि शिवहर के सारे लोग बेवकूफ हैं, और डीएम को ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि सारे लोग डीएम शिवहर के बेवकूफ होते हैं, जो मर्जी करो। और ये व्यक्ति है, नहीं तो भ्रष्टाचार करने के लिए तो कुछ दिन समय चाहिए समझने के लिए। आते ही कोई भी डीएम इतना समझदार हो जाता है, उसको पूरे एरिया की जानकारी हो जाती है। तो इन सबको बदलने की जरूरत है। अब स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है आपका पवित्र नगर में, वो झोपड़ी में चल रहा है। झोपड़ी में वो बैठ नहीं सकते, इसलिए वहां पास में एक मंदिर है, मंदिर पे वहां के कुछ कर्मी आके बैठते हैं और वहां उपचार वगैरह करते हैं। तो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को पक्का भवन कौन देगा? इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को पक्का भवन तो डीएम ही देगा, सिविल सर्जन देगा, और इनका काम है, इनको बनवाइए आप। अच्छा, अब आइए एक बात और आपको बताऊं कि डीएम कितना बड़ा रिश्वतखोर है, ये भी आपको बताऊं। बीएलडब्ल्यू की बहाली कर रहा है ये पंचायत सचिव में। मैंने आपको पहले भी बताया, ये बीएलडब्ल्यू की बहाली पंचायत सचिव में क्यों कर रहे हैं, जब कार्यपालक सहायक है वहां बैठा हुआ। सारा काम तो कार्यपालक सहायक ही करता है, तो कार्यपालक सहायक का काम है, वो पंचायत सचिव का काम करेगा।
या उसको बनाइए आप बीएलडब्ल्यू को दे रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, तो लाख 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 रुपया रिश्वत लेके 2 बीएलडब्ल्यू की बहाली अभी तक हो चुकी है पंचायत सचिव में। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है शिवहर में। शिवहर में मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जो है ट्रांसफर और ये प्रमोशन, ये जॉब, ये जो एक उद्योग है ट्रांसफर का, स्थानांतरण उद्योग, प्रमोशन उद्योग, ये सब और उद्योग लगे या ना लगे, आपको कहीं उद्योग नहीं नजर आएगा। जो भी उद्योग है वो बंद होने के कगार पे है, लेकिन ट्रांसफर उद्योग तो हर जगह फल फूल रहा है। सीओ का ट्रांसफर आपने सुना होगा रुक गया, नीतीश कुमार में भी सीओ का ट्रांसफर, ये ट्रांसफर उद्योग बहुत फल फूल रहा है। तो वो चीज तो शिवर, जब आपका गार्जियन ही गंदा है तो वही सिस्टम पूरे जिला में 38 जिला में ऑप्ट किया गया है। वही आपके 53 पंचायत में भी वही चल रहा है। डीएम चोर है, वीडियो चोर है, वीडियो की सैलरी रोकी गई है। वो आपको पिछले लाइव में मैं चर्चा कर चुका हूं। वो सैलरी इसलिए रोकी गई क्योंकि इंदिरा आवास योजना इन्होंने पूरा नहीं किया, और इंदिरा आवास योजना फ्री में है फिर भी नहीं पूरा हुआ। इसका रीजन है आपको 30,000 रुपया रिश्वत लिया जाता है हर एक व्यक्ति से। अभी भी 300-400 का हर पंचायत में लिस्ट आया, आप अपना अपना नाम ढूंढें और इनसे फ्री में लें। कोई भी पैसा मांगता है आप उनका रिकॉर्डिंग करके मुझ तक भेजें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, नगर पंचायत, हाँ, कुछ लोगों का इन्होंने ट्रांसफर भी किया है आईसीडीएस में। कुछ लोगों का ट्रांसफर लोक शिकायत विभाग से हटाकर आईसीडीएस में किया है, और आईसीडीएस में जो संविदा में काम कर रहे हैं व्यक्ति उनको किया गया है। तो इस तरह का जो ट्रांसफर वो भी पैसे लेके किया गया है। एक एक आदमी को 2-2 पंचायत का दिया हुआ, जिसका मैंने लेटर आपको पोस्ट किया था अपने फेसबुक पे, आप देखिए उसमें ये 2-2 जगह उनको ट्रांसफर कर दिया गया। आखिर क्यों? एक ही व्यक्ति को, इतने लोग बेरोजगार हैं और एक ही व्यक्ति को 2-2 विभाग कैसे दिया जा रहा है, 2-2 पंचायत कैसे दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि वो रिश्वत लक्ष्मण पटेल के थ्रू डीएम तक पहुंचता है। आखिर क्या बात है कि डीएम अभी तक लक्ष्मण पटेल को, इतनी शिकायत के बाद लक्ष्मण पटेल के ऊपर उन्होंने कोई जांच नहीं बैठाया, उसकी फर्जी नौकरी की जांच नहीं हो रही है, उसका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। अभी भी वो आईवी में बैठता है और ऑलमोस्ट हर जगह का आईवी गलत कामों के लिए मशहूर हो रहा है। आईवी की सारी चाबी लक्ष्मण पटेल के पास होती है। आखिर वो चाबी क्यों नहीं लिया जाता है? रात को 12 बजे आईवी में क्या होता है? इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। क्या डीएम अंधा है, उसे नहीं दिख रहा है, या डीएम बहरा है जो उसे सुनाई नहीं दे रहा है? जो इस तरह की घटनाएं और इस तरह की सूचना आईवी से आ रही है, तो वो चाबी क्यों नहीं लिया जा रहा है? डीएम अपने पास चाबी क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं ले लेते हैं? क्या मैं ये मानूं कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है? कोई नहीं, आप शामिल हैं तो आपका भी प्रूफ जिस दिन मिलेगा हम आपको भी बताएंगे कि आपको हम कहां तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अभी एक लेटर इशू हुआ है 30 जून को, 30/6/2020 को एक लेटर इशू हुआ है। 835 नंबर लेटर है स्थापना का, जिसमें शिक्षा विभाग में, मैं आपको अब बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में किस तरह की कुव्यवस्था है। शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र को प्रभार दिया गया है, जो कि कनीय होते हैं। शिक्षा मित्र को हर एक स्कूल का प्रभार दिया गया है। ये संभव ही नहीं है। जब आपके पास स्नातक शिक्षक हैं, सीनियर टीचर हैं, तो उसको प्रभार क्यों नहीं दिया जाता? तो इसका कारण मैंने आपको बताया, डीपीओ की स्थापना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और डीपीओ की स्थापना में भ्रष्टाचार हर चीज में है, स्थानांतरण में है, जो शिक्षा विभाग है उसमें भ्रष्टाचार है। आप सीनियर शिक्षक, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, उसको प्रभार नहीं देते, स्कूल का जो जितने भी स्कूल है उसका प्रभार नहीं देते। आप जो शिक्षा मित्र में जो कनीय शिक्षक हैं उसको प्रभार दे देते हैं, ताकि मिड डे मील में घोटाला कर सके, और यही पर्पस है। तो अब इन्होंने एक लेटर इशू किया है, ये हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का है, जिसकी आवाज मैंने अपने लाइव 7 में उठाया था। तो इन्होंने 30 जून को एक लेटर डीएम ने इशू किया है, शिक्षा विभाग ने इशू किया है। 46 स्कूल हैं जिसका लिस्ट इसमें दिया गया है, और उसमें प्रभार जो वरीय शिक्षक हैं उसको लेने के लिए कहा गया है। 46, सिर्फ 46 स्कूल में। जबकि मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसे भी एक लिस्ट है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जैसे परदेसिया स्कूल है, ताजपुर पंचायत में परदेसिया स्कूल, इसकी मैं स्थिति आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक व्यक्ति हैं संजीव कुमार सिंह। तो संजीव कुमार सिंह शिक्षा मित्र में टीचर हैं, कनीय शिक्षक हैं, और प्रभार इन्होंने परदेसिया मध्य मिडिल स्कूल का अपने हाथ में ले रखा है। जबकि वहां कुंदन कुमार सीनियर टीचर हैं, तो कुंदन कुमार को इसका प्रभार मिलना चाहिए, लेकिन संजीव कुमार सिंह ने प्रभार रखा है। और ये व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि ये मिल चुका है, शिक्षा विभाग से मिलके पैसे देके ये किसी तरह भी जो सीनियर टीचर हैं
कुंदन कुमार उसको प्रभार नहीं लेने दे रहा है और मिड डे मील का पैसा गबन करता है। ये पीछे भी मकान बनवाने में जो वहां कंस्ट्रक्शन का काम हुआ उसमें भी घटिया 25 लाख का टेंडर लिया, ये टेंडर भी इसने लिया। अब शिक्षक टेंडर लेते हैं। अब इससे घटिया बात क्या हो सकती कि शिक्षा देने के नाम पर आप जो है अपना व्यापार चला रहे हैं और टेंडर लेके इन्होंने उसमें भी घटिया बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया। अभी फिर रिपेयरिंग का काम लिया है 8 लाख का, वो भी काम है। इस तरह से ये घटिया काम कर रहे हैं। और परदेसिया का एक और मामला जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बाढ़ के समय में परदेसिया की स्थिति टापू की तरह हो जाती है। इसकी कनेक्टिविटी चारों तरफ से रुक जाती है। तो परदेसिया स्कूल के पूरब की तरफ एक रोड बनाने की बात चल रही थी, लेकिन मुखिया जी जो आपके चंदन कुमार सिंह हैं और सरपंच जी जो मुकेश जी हैं, इन दोनों व्यक्ति ने पैसा लेने के बाद भी पैसा तो निकाल लिया, उस सड़क का निर्माण नहीं किया। आपको बताऊं, पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी। रामश्रेष्ठ सिंह हैं आपके, जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई और हार्ट अटैक वो रोड ना होने के कारण समय पर ये हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इस तरह की व्यवस्था, तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपके जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ये सब मिले हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया एक लाइव वीडियो, मैंने एक फोटो डाला था। जलाल है ये, जलाल अंबा दक्षिणी पंचायत के में रोजगार सेवक हैं। और इस जलाल का क्या काम है, ये दारू पीने का काम करता है, दारू बिकवाता भी है ये व्यक्ति। ये जलाल निहायत ही घटिया किस्म का इंसान है। पीछे भी इसके बारे में कई शिकायत मेरे पास आई थी। ये जल जीवन हरियाली में जेसीबी चलवा रहा था और ट्रैक्टर चलवा रहा था। जब मुझे इसकी खबर मिली, मैंने इससे बात किया तो पता ये चला कि नहीं चल रहा है, वो तो किसी का निजी काम हो रहा है। फिर ये रात को चलवाने लग गया जेसीबी। मैंने इसको 2-3 चेतावनी देके छोड़ा था। अब ये इसका दारू पीने और पिलाने का, जिसका फोटो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट भी किया है दोस्तों, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह ये दारू खरीद रहा है ये किसी व्यक्ति से, अंबा दक्षिणी पंचायत के ललुआ गांव में। और वो दारू बेचने और बेचवाने का काम जो है वहीं के व्यक्ति, लोकल व्यक्ति करते हैं, जो चौकीदार के सगे संबंधी है, जो वहाँ चौकीदार है उसके सगे संबंधी है। बावजूद इसके पुलिस को भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ, अभी तक कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं अब इस पर कानूनी कार्रवाई अपने तरीके से कल करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि आज संडे था इसलिए नहीं किया। कल इस पर जमाल के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। जमाल जो है बहुत ही रिश्वतखोर आदमी है। ये ज्ञान लोक स्कूल के पीछे इसका बहुत ही आलीशान मकान बना रखा है, अपना जमीन खरीद रखा है। इतने पैसे एक रोजगार सेवक को कहाँ से आता है? क्या कोई सवाल पूछने वाला नहीं? पूछने वाला भी कहाँ से होगा? आम जनता पूछेगी। आम जनता के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पूछे। मैं सवाल पूछता हूँ, अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ। और डीएम कोई सवाल पूछता नहीं, क्योंकि डीएम को भी पहले ही 30% चाहिए, 40% चाहिए, डीएम ले जाता है। तो इस तरह का भ्रष्टाचारी रोजगार सेवक जलाल, तुरंत इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत इसे जेल में बंद होना चाहिए। शराब के कारोबार में, शराब खरीदने और बेचने के कारोबार में, शराब पीने के कारोबार में और भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि इतनी संपत्ति, अकूत संपत्ति कहाँ से आई इसके पास? महज एक रोजगार सेवक है, इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई कि अपना जमीन खरीद के ज्ञानालोक पब्लिक स्कूल के पीछे और अपना एक शानदार मकान बना के और वहां रह रहा है। दोस्तों, इस तरह के घटिया रोजगार सेवक, ये तो एक महज उदाहरण है। इस तरह के घटिया रोजगार सेवक हर पंचायत में, 53 पंचायत में है। इस तरह के पंचायत सचिव हरे पंचायत में है। दोस्तों, ये परिवर्तन की जरूरत है और ये परिवर्तन तभी होगा जब हम और आप जागेंगे। दोस्तों, अब दूसरी तरफ एक नगर की तरफ ले चले। जो पुराना हमारा सदर हॉस्पिटल है, अब उसको मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल कर दिया गया है। दोस्तों, उसकी भी तस्वीर हमने आपको डाला था। उस हॉस्पिटल में भी 4-4 फुट, 3-3 फुट बेड तक पानी घुस गया था। ये नगर पंचायत की भ्रष्टाचार का पोल खोलता है। क्या नाली की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं है? कुछ व्यक्ति ये कह रहे थे कि ट्रैक्टर चलने की वजह से, कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उसमें कचरा फेंकने की वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नगर पंचायत का काम है, कचरा अगर फेंका भी गया तो उसकी सफाई कराना, जनता को जागरूक करना। हम और ये ट्रैक्टर चलाता है तो किसकी मर्जी से? प्रशासन की कमी है और आपकी कमी है। ट्रैक्टर को बाईपास में से जाने की इजाजत दी जाए, उसको शहर के बीच से जाने की इजाजत कैसे दी जाती है? नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रशासन का काम है, नगर पंचायत का काम है उसे रोकना, और अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो उस पर जुर्माना करना। अगर आप ये खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और बाद में उंगली उठाते हैं। ये बारिश पोल खोल रहा है कि नगर पंचायत की व्यवस्था कितनी भ्रष्ट है, और हर जगह पानी कीचड़ नजर आ रहा है, कहीं भी नाली की समुचित व्यवस्था नहीं है। ये साफ साफ स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष भ्रष्ट हैं
और नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत ज्यादा रिश्वत खा रखा है। इसी वजह से वो मेरे आरटीआई का जवाब देने के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष इतने रिश्वतखोर और इतने बड़े चोर हैं जिसका जिसकी व्याख्यान अभी जो है पूरा शिवहर नगर कर रहा है। तो दोस्तों मैं ये व्यवस्था की तरफ नजर ले जाना चाहता हूं आप लोगों को, आपको जागने के लिए। राजेश कुमार मिश्रा जी को नमस्कार। देखिए, आप नारा लगाइए डीएम चोर है, डीएम चोर है। जब तक आप ये नारा नहीं लगाएंगे डीएम जागेगा नहीं। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये 38 जिला की स्थिति है। बिहार में भ्रष्टाचार गहरा जड़ जमा चुका है। ये बरगद के पेड़ की तरह जड़ जमा चुका है, पीपल के पेड़ की तरह जड़ जमा रख चुका है। और आपको बताऊं, इसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, समय भी लगेगा और आप लोगों के साथ की जरूरत है। दोस्तों, खुल के सामने आइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत युवा, मुझे देख के बहुत खुशी होती है, बहुत युवा खुल के आ रहे हैं, आवाज उठाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि नगर पंचायत अध्यक्ष जिसने इतना डर फैला रखा था लोगों के बीच, ये कुछ तरह के क्रिमिनल गैंग भी चलाते हैं, मतलब जान से मार देंगे, इस तरह की जो व्यवस्था इन्होंने फैला रखी थी, अब लोगों ने आवाज उठाना, मुझे बहुत खुशी होती है कि दोस्तों इस तरह का आवाज उठ रहा है। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जो बहुत ही जल्दी ये जो भ्रष्टाचार है उस पर हम काबू कर पाएंगे। दोस्तों, अब डीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बात और आपको कहना चाहूंगा। अभी डीएम ने एक लेटर जून में इशू किया, जो पंचायत विभाग को इसने भेजा। वहां पंचायत विभाग से इसने उसमें ये लिखा है कि 25 लाख रुपए हमने खर्च कर दिया और भी रुपए हमने 45 लाख लगभग खर्च कर दिया है। और 45 लाख रुपए का डिमांड इसने पंचायत विभाग से किया था। उसमें ये बताया था डीएम ने कि 11,500 प्रवासियों को उसने 600 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से 69 लाख रुपए का सामान बांटा है। तो दोस्तों, कम से कम 1000 लोगों के नाम तो मेरे पास हैं जो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं प्रवासी हूं, मैं बाहर से क्वारंटाइन हुआ, बाहर से आया प्रवास के दौरान जब ये बीमारी कोरोना फैली और मैं वहां रहा, लेकिन मुझे आज तक कोई सामान नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, 69 लाख रुपए का घोटाला है। दोस्तों, इसके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम अब आरटीआई लगाने जा रहे हैं। ये कितने लोगों को दिया है इन्होंने? टोटल व्यक्ति का 11,500। डीएम का कहना है कि 11,500 व्यक्तियों को हमने दिया। तो 11,500 व्यक्ति वो कौन कौन है, उन नामों का लिस्ट हमें चाहिए। और किस तरह से आपने बांटा है कि अभी भी 1000 आदमी जो मेरे टच में है, जो साफ तौर पर स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मुझे नहीं मिला कुछ भी। मिला तो आपने किसको दिया? वो फिक्शनल नाम है क्या? वो काल्पनिक नाम है? तो उन नामों का लिस्ट जारी होना चाहिए और आप भी आरटीआई लगाएं, आपके और आप खुल के आगे आए। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने मिर्जापुर दुबई से राजेश मिश्रा को सुरक्षा प्रदान कराया है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपको भी सुरक्षा की गारंटी हमारी है दोस्तों। और कोई भी पुलिस वाला आपको डराता है और धमकाता है, आपका आवेदन लेने से मना करता है, आप मुझे जरूर फोन करें, आपका आवेदन लिया जाएगा और उस पर 100% कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मैं और कुछ बात आपको कहना चाहूंगा। मेरा फेसबुक फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुका है, उसमें 5000 की कैपेसिटी थी, 5000 कंप्लीट है दोस्तों। और मैं आपको पेज का लिंक विनय जी आपको भेज देंगे। पेज का लिंक आप शेयर करें, पेज का लिंक मुझे लोगों को बता दें, उससे जुड़े। मेरे पास बरगिनिया से, बेलसंड विधानसभा से, सीतामढ़ी से, कई जगह से लोग जुड़ चुके हैं, पताही से, केसरिया से। केसरिया की समस्या मैं कई बार शेयर करता हूं। पताही में भी बहुत सड़कों की व्यवस्था खराब है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो आप मेरे अब पेज से जुड़े, मेरे मुहिम को तेज करने के लिए जरूरी है कि आप मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे से जितने ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, उतना ही तेज ये मुहिम होगा और उतनी ही जल्दी रिजल्ट आपके सामने होगा। अभी आपको पेज का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसको उस पर क्लिक करें और मुझसे जुड़ जाएं। और अपने दोस्तों को भी मैं कहता हूं, दोस्तों आप अपने दोस्तों को भेजें। मैं समझता हूं हर एक आदमी, इतने लोग मुझे सुनते हैं, इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, हर एक आदमी अगर 10 को भी जानते हैं तो मेरे पास अभी लिस्ट में लगभग 6000 लोग हैं। तो 6000 का मतलब 60,000 आदमियों तक बात पहुंच सकती है। 60,000 आदमी हम मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जिस दिन ये 60,000 लोग हमारे कनेक्टिविटी में आ जाएंगे, मेरा आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा और बात पूरे बिहार में पहुंचेगी। बेतिया से, बगहा से, कई जगह से हालात गलत
भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। डीएम कोई नहीं जागने वाला जब तक किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और ये तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आरटीआई लगाएं। मैंने आपको फिर कहा था, आवाज उठने लगी है, अब एक कदम और बढ़ाने की जरूरत है, आवेदन लगाने की। आवेदन लगाइए और रिसीविंग जरूर लिखिए। और दूसरा जो मैं हर लाइव में आपको कहता हूं कि रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार दिखता है मना मत कीजिए। कोई पैसे मांगता है, पैसे जरूर दीजिए, लेकिन इस पैसे जरूर दीजिए, लेकिन पैसे देने के का रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिए। मैंने आपको बोला कि जब हमने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाया तो इन्होंने रिश्वत लेने का जो तरीका है वो बदल दिया है। अब ये कृषि सलाहकार और रोजगार सेवक के थ्रू नहीं, अब इन्होंने तरीका बदल के किसी और तरीके से इन्होंने रिश्वत लेना शुरू कर दिया है। अपने अपने दलाल इन्होंने नियुक्त कर दिए हैं। जैसे विधायक के दलाल हर क्षेत्र में होते हैं, वैसे ही इन सब के भी वीडियो के भी दलाल, कृषि कोऑर्डिनेटर के दलाल और कई जो जगह के लोगों के दलाल होते हैं, इन्होंने अब अपने अपने दलाल हर जगह नियुक्त कर दिए हैं। अब उन दलालों को पहचानना है और उन दलालों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमें कोशिश करनी है। उनकी रिकॉर्डिंग हम तक पहुंचाइए, कानूनी कार्रवाई मैं करूंगा दोस्तों, ये मैं गारंटी देता हूं। देर इसलिए हो रही है क्योंकि कोर्ट बंद है, नहीं तो आपको रिजल्ट भी दिखता। रिजल्ट तो बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है आपको। कोई अभी प्रशासनिक अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे नहीं गया। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बंद होना है। भ्रष्टाचार हर जगह है, दूर करना है दोस्तों। इसके लिए आप जुड़िए। तबरेज शेख जी को नमस्कार, हरिशंकर जी को नमस्कार, मुकेश संस्कृत जी को नमस्कार, लोकेश मिश्रा जी को नमस्कार। दोस्तों, आप हमसे जुड़ते हैं, अपना कीमती समय मेरे लिए निकालते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये समय आप सिर्फ मेरे लिए नहीं निकाल रहे हैं, ये समय आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी निकाल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी नेता को चुनने से पहले आप ये जरूर देखें कि वो भविष्य में आपके लिए क्या करेगा, आपकी सुविधा के लिए क्या करेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, जो होने वाला है वो तो उस पर वो तो इलेक्शन बाद की बात है, वो तो हम करेंगे, उस पर हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक कोई खबर आ रही है, जरा मैं देखूं, उसको भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूं। अगर आप कोई मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं उसको लाइव में उठा सकता हूं। तो अभी कोई खबर आई है, हाँ, दो व्यक्ति की खबर आ रही है। एक मधुरेंद्र द्विवेदी है, गोपनीय में ड्यूटी है, और एक सतीश कुमार सिंह है। मधुरेंद्र द्विवेदी और सतीश कुमार सिंह, ये दोनों लक्ष्मण पटेल के दलाल हैं जो गोपनीय में नियुक्त हैं, और ये दोनों होमगार्ड हैं, सतीश कुमार सिंह और मधुरेंद्र द्विवेदी। अब इन दोनों व्यक्ति को पहचान लीजिए, ये लक्ष्मण पटेल के दलाल हैं, है तो होमगार्ड में, और ये दलाली का काम कर रहे हैं, ये रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। इनकी वीडियो भी आ गई है मेरे पास, वीडियो मैं देख नहीं पाया हूं, अब वीडियो मैं अगले लाइव में देखूंगा। तो मधुरेंद्र द्विवेदी होमगार्ड है और सतीश कुमार सिंह ये होमगार्ड हैं, जो गोपनीय विभाग में इनकी ड्यूटी लगी हुई है। और गोपनीय विभाग में लक्ष्मण पटेल के ये दोनों दलाल हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। सारी सूचना लक्ष्मण पटेल को देते रहते हैं और वहां से बहुत काम करवाया जाता है। मैंने आपको बताया, मेरे शिकायत के बाद लक्ष्मण पटेल को डीएम अपने समीप से तो हटा चुका है, लेकिन अभी भी आईबी में रहता है और वहां से सारा ऑपरेशन करता है। तो मधुरेंद्र द्विवेदी और सतीश कुमार सिंह, अब इसको मैं जरा ठीक से देख लेता हूं, तो मैं अपने पोस्ट भी करूंगा और बाद में आपको इसके बारे में पूरी सूचना दूंगा। तो ठीक है, आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि लोकेश मिश्रा जी किसको चुना जाए, सब तो एक जैसे हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर कहूंगा, आपको खुद विवेक से, ये सब एक जैसे हैं, उसमें जो कम चोर हों, चोरी तो हम नहीं करने देंगे। हम आपका अगर मेरे साथ रहा और आप अगर सबलता से मेरे साथ खड़े रहें तो कोई भी प्रतिनिधि आएगा, मैं उसे चोरी नहीं करने दूंगा दोस्तों। लेकिन चोर आएगा तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कम चोर आएगा तो थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा ईमानदार आएगा तो मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। तो यही फर्क है दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है चुनते टाइम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, आप उसके चरित्र को देखें, पिछला चरित्र क्या है। आप अपने धरती पुत्र, कोशिश ये करें कि कोई धरती पुत्र हो, आपके बीच का लोग हो, जो आपकी समस्याओं से भली भांति परिचित हो और
आपकी समस्या को उठाता हो। और मैंने तो कहा ही कि जिस तरह वो दल के लिए काम करते हैं, दल के लिए जितनी सक्रियता दिखाते हैं, अगर वो आपकी समस्याओं के लिए उसका 10% सक्रियता दिखा दें तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये इच्छा नहीं है उनके अंदर, उन्हें तो बस एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय में जुड़ना है। नेतागिरी आज के डेट में राजनीति एक व्यवसाय बन चुका है और उस व्यवसाय से जुड़ के हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है। गुदरी का लाल लालू की तरह बनना चाहता है। कहने को गुदरी के लाल, आज के डेट में आपको पता है कि लालू की संपत्ति क्या है। तो हर गुदरी का लाल आज के डेट में नेता बनना चाहता है और उसका महज उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस व्यवसाय से जुड़ के अकूत संपत्ति अर्जित करना होता है दोस्तों। अच्छा, एक बात और आई थी, एक कोई पैराशूट पैराशूट नेता करके लोग कह रहे हैं। मुझे इस बात से कतई समस्या नहीं है, कोई पैराशूट लीडर हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपके धरती के लिए काम करते हैं और कहीं से भी आए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं, अगर वो आपसे जुड़ के आपकी समस्या को सुनते हैं तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब और किसी भी धर्म के लोग हों। मैं बार-बार आपको कहता हूँ, मजहब से आपको कोई लेना देना नहीं, धर्म से लेना नहीं देना नहीं, जात-पात से नहीं लेना देना। सामाजिक सुधार तभी संभव होगा, लेकिन वो अगर आपकी समस्या को उठाएँ और समझें तो। लेकिन जितने पैसे दे के, सुना है मैंने, मुझे कन्फर्म नहीं है, जितने पैसे दे के अगर वो टिकट लाए हैं, तो उनका भी उद्देश्य कहीं न कहीं उस पैसे की कई गुना उगाही होगी। अगर इस मकसद से वो राजनीति में आए हैं, तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूरी बनाएँ। और एमएलसी हैं, आपको पता है विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे लोगों से आपको कोई लेना-देना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है, लेकिन विधायक चुनने से पहले आपको अपने विवेक का संपूर्ण यूज़ करना है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं अपने लाइव को आज यहीं विराम देना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, धैर्य के साथ सुना, आप मेरे साथ जुड़ते हैं, अपनी समस्याओं को बार-बार रखते हैं, हमें व्हाट्सएप करें। जो भी समस्या हो, मैं आपकी समस्या को हमेशा उठाता रहूँगा। नंबर नोट करें, 97 11 77 1000। मेरा मुहिम 3800 जिला के लिए बिहार में है। मैं ये कोशिश करता रहूँगा बार-बार, आप हमसे जुड़ें, मुझे इतनी विनम्रता के साथ सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।